कक्षा 12 की सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के सामने कुछ ऐसा पैटर्न लेकर आए हैं जो इंटरमीडिएट सत्र 2022-23 की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यह वीडियो आपको 80 से 90 नंबर तक लाने में मदद करेगी। जिन विद्यार्थियों ने अब तक हिंदी की कोई भी तैयारी नहीं की है, बस इतना पढ़ लें और 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करिए। जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो ना पहुँचे तो समझ लेना कि आप में कुछ कमी रही है। पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को आगे अवश्य बढ़ाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। तो हिंदी में जो सामान्य हिंदी जो विद्यार्थियों के लिए, साइंस साइड के स्टूडेंट के लिए और आर्ट साइड के स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए कंपलसरी रहती है। इन बिंदुओं को आप लोग अवश्य ध्यान से समझिए। इन बिंदुओं के अतिरिक्त आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। उन सब बिंदुओं को हम आपके सामने लेके आए हैं जो इस वर्ष की परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप लोग इसे अंत तक अवश्य देखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो हिंदी की जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। हिंदी गद्य का विकास, गद्य और पद्य के विकास से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। गद्य में जो प्रश्न बहुविकल्पीय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं वह शुक्ल युग के, शुक्लोत्तर युग के और हिंदी की कुछ गद्य विधाएं जैसे कि निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है एवं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और संपादन से प्रश्न आपके लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किस वर्ष में हुआ, किस साहित्यकार के द्वारा हुआ, या प्रमुख निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना के निबंधकार कौन हैं, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके आगे बात कर लेते हैं हम कि हिंदी में पद्य साहित्य का संक्षिप्त विकास। जो पद्य साहित्य का विकास होता है वह आदिकाल से प्रश्न हो सकते हैं कि आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल से रासो ग्रंथ के बारे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। भक्तिकाल की जो समय अवधि है, रीतिकाल की जो समय अवधि है वो पूछी जा सकती है। या फिर भक्तिकाल में सगुण भक्तिधारा, निर्गुण भक्तिधारा, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, इनसे किसी भी प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीतिकाल से ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत, या रीतिकाल की समय अवधि, आधुनिक काल का काव्य, इन अनेक जो आपके सामने काल हैं इनके विभाजन समय या इनसे आधारित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि संबंधित रचनाएं। इन्हीं कालों से जो संबंधित रचनाएं हैं वो किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं, या अष्टछाप कवियों के बारे में पूछा जाए, या तार सप्तक के बारे में कि प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक कुल कितने हैं, तार सप्तक अज्ञेय द्वारा कितने हैं, और अज्ञेय जी ने जो है तार सप्तक की किन किन सनों में, किन किन वर्षों में इनकी जो है संपादन किए हैं। तो ये सब पूछा जा सकता है। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कि हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, यानी जैसे व्याख्या संबंधी जो प्रश्नोत्तर होते हैं जिसमें संदर्भ पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जाती है, अन्य प्रश्न जो गद्यांश पर आधारित होते हैं वो किन किन पाठों से पूछे जा सकते हैं। राष्ट्र का स्वरूप जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा हुआ है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा हुआ है। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ है। इन ही पाठों से कोई ना कोई गद्यांश आपको अवश्य मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। आप इतना बस तैयार कर लीजिए तो आपका जो है अच्छे से पेपर पूर्ण हो सकता है। ऐसे ही पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर होते हैं, संदर्भ पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी जा सकती है। तो आपको जिन जिन पाठों को हमने
आपको क्लियर कराया है। पीछे आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो कि पवन दूती का पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा लिखा हुआ है। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा हुआ है। श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। अभिनव मनस्य रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। और मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञे जी के द्वारा। अज्ञे जी का पूरा नाम भी कभी पूछ लिया जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, तो आपको याद रखना है बापू के प्रति सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इन्हीं पाठों के से कोई ना कोई आपको व्याख्या 100% देखने को मिलेगी। आप लोगों को संदर्भ याद रखने के लिए पाठ के नाम और उनके रचयिता और पाठ के नाम और उनके लेखक, ये सभी आपको याद होने चाहिए। आप लोगों को संदर्भ पूर्ण सही तरीके से लिखने के लिए आपको पाठ पहचानना आना चाहिए कि यदि राष्ट्र का स्वरूप दिया है तो आप कैसे पहचानेंगे। पीछे हमने आपको पहचान की एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हो कि कैसे किन पाठों को पहचान सकते हो। तो आप लोग पीछे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जो भी यहाँ तक की कोई दिक्कत आए तो वह पूछ लीजिएगा। आगे हम लोग अधिक लंबी ना वीडियो हो इसलिए कुछ जल्दी में आपसे पूछते हैं। यदि आपको कोई भी चीज़ पसंद ना समझ ना आ पाए तो वह आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, हम आपको संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। तो हम लोगों को आगे एक प्रश्न पूछा जाता है साहित्यिक परिचय से संबंधित, यानी लेखक का और कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। ये दोनों ही 5-5 अंकों में बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को हमने जो आपके सामने दिया है इनमें से एक आपको अवश्य मिलेगा। गद्य में बात करें तो लेखक की वासुदेव शरण अग्रवाल और APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम आपको पता होगा कि अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। तो वासुदेव शरण अग्रवाल और APJ अब्दुल कलाम में से कोई ना कोई एक जीवन परिचय आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेगा। तो आप लोग इन 2 जीवन परिचय को केवल तैयार कर लीजिए। ऐसे ही बात करते हैं आगे कि साहित्यिक परिचय कवि का। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, इन 4 को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एक आपको अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। आइए कथा भारती में बात करें तो कथा भारती आपके सिलेबस में 3 दी हुई हैं, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर। आप इन 2 को याद कर लीजिएगा, एक आपको 100% मिल जाएगी। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जा सकता है, बहादुर कहानी का उद्देश्य पूछा जा सकता है। पंचलाइट कहानी का सारांश पूछा जा सकता है, बहादुर कहानी का सारांश पूछा जा सकता है। अथवा में प्रश्न होगा यदि ध्रुव यात्रा आ जाती है तो यदि आपकी 2 तैयार होंगी तो एक अवश्य कर सकते हैं। इन 2 को तैयार कर लीजिएगा, आप अवश्य पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। त्यागपथी की बात करें तो त्यागपथी जो खंड काव्य है 5 सर्गों में विभक्त है और 5 सर्गों के बाद में जो है पहला सर्ग त्यागपथी, यहाँ पर आज़ाद नहीं है, ये हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन है, ठीक है जी, ये आज़ाद नहीं है। आगे जैसे इसमें बताएं कि जो है दिया हुआ है कि तीसरा सर्ग और 5वां सर्ग, जो त्यागपथी खंड काव्य है उसका तीसरा और 5वां सर्ग आपसे पूछा जा सकता है, या फिर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो आप याद रखेंगे क्या, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। अथवा में पूछा जाएगा या तो कोई सर्ग या फिर जो है हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। आगे बात कर लें कि दिया हुआ है संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश जो है वह किन पाठों से अधिक पूछा जाता है और इस बार आने की पूरी संभावना है। आत्मज्ञ और सर्वज्ञ, जातक कथा, संस्कृत भाषायां महत्व। सबसे पहली बात, जातक कथा और आत्मज्ञ सर्वज्ञ, इनमें से ही नहीं चलना है, इनमें से ही कोई एक जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आप संस्कृत भाषा या महत्वम इसको भी तैयार कर लीजिएगा। यदि आपके ये तीनों तैयार हो गए तो 100% इनमें से एक आपको गद्यांश संस्कृत का अवश्य देखने को मिल जाएगा। आगे बात कर लें कि जो है दिया हुआ है संस्कृत का पद्यांश। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हर्षवर्धन
आपको करना है, आज़ाद आपको नहीं करना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि संस्कृत का पद्यांश किन पाठों से पूछा जा सकता है। तो सुभाषित रत्नानी जो एक अकेला आपका संस्कृत का काव्यांश जिसमें श्लोक दिए हुए हैं उनमें से 100% पूछा जाएगा। कोई ना कोई एक आपको अवश्य इसमें से देखने को मिलेगी। तो आपको पद्यांश के लिए जो 7 नंबर पर आधारित है तो आपको केवल एक ही जो है पाठ तैयार करना है। आगे बात कर लेते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियाँ सरल भी आते हैं और थोड़ा सा कठिन भी आते हैं, लेकिन 4 दिए होते हैं। 4 में से कोई आपको एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग करना होता है। 2 आपको मुहावरे दिए होंगे और 2 आपको लोकोक्तियाँ दी होंगी। मुहावरे और लोकोक्तियों में जो आप चूज कर सके किसी एक का, 4 में से किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको करना है। इसके आगे संधि, ये भी विकल्प के रूप में आती हैं। संधियाँ जो हैं आपको विकल्प के रूप में आती हैं। 4 विकल्प दिए होंगे और कहा जाएगा कि इनमें से कौन सी संधि सही है। तो आप लोग विकल्प जब ही सीख पाओगे जब आपको पता होगा दीर्घ संधि की पहचान, गुण संधि की पहचान, एण संधि की पहचान और अयाधि संधि की पहचान। आपने अच्छे से पीछे की वीडियो आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि दीर्घ संधि अकः सर्वेण दीर्घा, गुण संधि आद गुणा, एण संधि यको एणचि और अयाधि संधि एचो अया आव। ये सूत्र जो होते हैं इनसे आप लोग आराम से पहचान सकते हो। एक एक आपको इनका उदाहरण याद रखना है तो आप अच्छे से पहचान लोगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है विद्यालय, इसका महेश, इसका स्वागतम और अयाधि संधि का पवन सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, आपका कोई भी विकल्प गलत नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं कि शब्द रूप, ये भी विकल्प में पूछे जाते हैं। आत्मा और नाम, इन्हीं 2 शब्दों के शब्द रूप आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो भी आपके विकल्प के रूप में होते हैं। और शब्द युग्म, शब्द युग्म ये भी आपके विकल्प में पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ निश्चित अपने अनुसार जो महत्वपूर्ण लगे वह शब्द युग्म लिख दिए हैं। ये विकल्प में पूछे जाते हैं कि अभिराम, अभिराम, इनका जो सही हो वह आप टिक करेंगे। अम्बुज, अम्बुद, पुरुष, परुष, जलज, जलद, अनल और अनिल संभवतः आपकी परीक्षा में यही पूछे जाएंगे। इन्हीं में से कोई 2 शब्द युग्म दिए होंगे, वो भी विकल्प में होंगे। अच्छे से आप लोग तैयार कर सकते हो। अधिक नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जो आपको अनिवार्य है और आपको अच्छे नंबर दिला सके। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द जो दिए हुए हैं मैंने अर्क, अंबर, अज, कनक, कर, आम, चपला, नाग, पतंग, द्विज, कपि, इनमें से ही आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको किसी एक के 2 रूप, 2 यानी अनेक 2 शब्द लिखने होंगे, बाकी और कुछ नहीं करना होगा। इन्हीं में से कोई ना कोई आपको अवश्य मिल जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द संभवतः इसी में से आपको मिल जाए, वो भी विकल्प के रूप में पूछा जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न होगा कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सटीक अर्थ है उसी को आप टिक करिए और उसी को उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्या लिखेंगे? जिसे जाना ना जा सके इसको पता करना है, जिसके समान दूसरा ना हो, किसी की तुलना ना की जा सके, जिसकी तुलना किसी और से ना की जा सके, जिसके आगमन की तिथि निश्चित ना हो और जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो, जो बहुत कुछ जानता हो और जंगल में स्वयं लगने वाली आग, वन में रहने वाला। कितने अच्छे हैं। इनमें से आपको कोई ना कोई 2 अवश्य मिल जाएंगे और आपको सही विकल्प चुनना है। आप सभी जानते होंगे जो वन में रहता है वनवासी कहते हैं, तो वनवासी आप टिक करना है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग दावाग्नि कहलाती है। जो कुछ ना जानता है, जो सब कुछ जानता है वह होता है सर्वज्ञ। सही टिक करना है क्या? सर्वज्ञ विकल्प, चाहे आपका कोई भी दिया हो कि बहुवज्ञ है, अल्पज्ञ है, जो कम जानता है वो अल्पज्ञ होता है, बहुत कुछ जानता है वह बहुवज्ञ होता है, जो सब कुछ जानता है वो तो सर्वज्ञ होता है भाई।
ऐसे ही जिसका कोई शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है वह तो अजात शत्रु है। जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि है। जिसकी किसी से भी तुलना ना की जा सके तो वह अतुलनीय है। ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, इन्हीं में से आपको संभवतः कोई मिल जाए। आगे बात करते हैं कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जो वाक्य होते हैं उनकी त्रुटियां कि क्या गलतियां हैं, तो उनको आप गलतियां सुधार करके लिख सकते हो। 4 में से कोई एक पूछा जाता है त्रुटि मार्जन वाक्य में, तो आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूँ कि रस, छंद, अलंकार, यह आपके व्याकरण के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं। आप इन्हें इतने को तैयार कर लीजिए तो आराम से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन अंत तक देखिए, आपका भला अवश्य होगा, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। रस इसमें दिए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने जो चुनिंदा आपके लिए दिए हैं इतने ही तैयार करिए, एक आपको अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। आपको बता दूं कि वीर रस का आप स्थायी भाव यदि जानते हो कि स्थायी भाव वीर रस का क्या है, उत्साह, क्योंकि उत्साह वीर रस की जो कविताएं हम पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या उत्साह प्राप्त होता है। तो हम इसकी जो परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा इसी से मिला जुला करके लिखेंगे, उत्साह से, जो है पता है वीरस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ने या सुनने से मन में उत्साह का भाव जागृत होता है, वही उत्साह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर, वही उत्साह जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर काय की उत्पत्ति करता है, वीर रस की उत्पत्ति करता है। ये हमारी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। जब हम वीर रस का उदाहरण याद करेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण, चाहे जिसमें भी उत्साह प्रकट हो रहा हो, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे वीर रस का परिभाषा और उदाहरण। ऐसे ही श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। केवल श्रृंगार रस की परिभाषा पूछी जाए तो रति नामक स्थायी भाव जिनका भी पंक्तियों में प्राप्त होता है, वही रति या प्रेम, रति को ही प्रेम कहते हैं ना, वही रति या प्रेम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर श्रृंगार रस की पुष्टि करता है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष में यदि है तो वह संयोग काल में नायक नायिका के मध्य संयोग काल प्रदर्शित करता है, और संयोग काल वह पुष्ट होकर प्रेम को चरम सीमा पर ले जाता है तो वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। वियोग की स्थिति में वह वियोग श्रृंगार कहलाता है, जब नायक नायिका के एक दूसरे के सन्मुख नहीं होते हैं किंतु उनके बीच प्रेम अथाह होता है, वह प्रेम के कारण वियोग और में विलाप में डूब जाते हैं, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही हास्य रस, जहाँ पर हास्य या परिहास नामक स्थायी भाव जागृत हो, वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति करता है। हास्य रस के उदाहरण भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। करुण रस जहाँ पर जिसका स्थायी भाव शोक होता है, जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर मन में वेदना, पीड़ा, दुख या शोक का भाव प्रकट हो तो वहाँ पर करुण रस होता है। जिन काव्य पंक्तियों में ना ही सुख हो, ना ही दुख हो, ना हास्य हो, ना शोक हो, ना अच्छा हो, ना बुरा हो, ना भला हो, ना दोस्त हो, ना शत्रु हो, किसी भी प्रकार का कोई रस ना दिखाई दे तो वह शांत रस होता है। शांत रस आपको कबीरदास जैसे, रैदास जैसे कवियों के पदों में, उनके दोहों में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग रस अच्छे से समझ गए होंगे। बात कर लेते हैं छंद की। तो छंद आपके सिलेबस में दिए हुए हैं दोहा, सोठा, चौपाई और कुंडलियाँ। आप लोग दोहा, सोठा और चौपाई जो पीछे से पढ़ते चले आ रहे हो, आप यदि इन 3 को तैयार कर लोगे, दोहा एक दूसरे का, दोहा और सोठा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक में 13-11 मात्राएं होती हैं, एक में 11-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई जिसमें चारों में समान यानी 16-16 मात्राएं हों वो चौपाई छंद होता है। आप यदि हनुमान चालीसा, यदि आप रामायण
पढ़ते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको अच्छे से दोहा और चौपाई में फ़र्क करना आएगा। आप लोग आराम से पहचान सकते हैं, आराम से उसको लिख भी सकते हैं। सोरठा उसका उल्टा होता है, अलग से भी दिए होते हैं। यही सुमिरत सिद्ध होए गणनायक कई रवदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये क्या है? सोरठा है। दोहा, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। ये क्या है? दोहा है। कबीरदास के कितने साखी में सब दोहे दिए हुए, रहीमदास जी के दोहे दिए हुए, पहचान सकते हो, कर सकते हो। चौपाइयाँ, रामायण की चौपाइयाँ हैं, हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुवेगिता समय तोरा। अलग से भी मैंने रसचंद अलंकार का वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हो। अलंकार, अलंकार में बात करें तो एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। जो हिंदी भाषा है उसमें दो ही अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, अनेकानेक और भी अलंकार होते हैं। किंतु आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ अनुप्रास, यमक और श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बेटा यदि ये तीन याद कर लिए तो भी आपका भला होगा, और ये तीन याद कर लिए तब भी आपका भला होगा। इन तीन में से एक दिया होता है, अथवा इन तीन में से एक दिया होता है। भ्रांतिमान या संदेह भी दिया हो सकता है, लेकिन अधिकतर मात्रा में यही दिए होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, यदि ये तीन कर लिए और ये तीन कर लिए तो आप कभी भी इस प्रश्न को छोड़कर नहीं आएंगे, 2 अंक को छोड़कर नहीं आएंगे। तो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर होता है। श्लेष अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर एक शब्द एक बार प्रयोग होकर अनेक अर्थों में बदल जाए, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये जो है शब्दालंकार होते हैं, तो इनमें शब्द या वर्ण की आवृत्तियों से ही आधारित होते हैं। अर्थालंकार यानी काव्य पंक्तियों को पढ़ा, उसका भाव प्रकट किया, तब जाकर के समझ में आया कि यहाँ पर उपमा है कि रूपक है या उत्प्रेक्षा है। उपमा अलंकार वह होता है जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति की एक व्यक्ति से, या एक वस्तु से दूसरी वस्तु से उपमा या समानता की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोप लगा रही हो कि ये इस जैसी है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा से अधिक पहचान है कि वह उसमें मनु मानो, जनु जानो, जानो ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं। ऐसी काव्य पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको बता दें इन तीनों के एक एक उदाहरण। उपमा अलंकार का उदाहरण होता है पीपर पात सरिस मंडोला, और रूपक अलंकार का एक उदाहरण चरण कमल बंदों हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परोह प्रभात। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इनका भी एक एक बता दूं। अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है तो वह उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यमक अलंकार काली घटा का घमंड घटा, ये जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी, मैंने खा ली कसम तेरी जानकी, यानी तो क्या है ये यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। आप लोग समझ गए होंगे कि इनके जो उदाहरण हैं, इनकी जो परिभाषा है उसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे अंत में आपके पास 2 प्रश्न होते हैं, जिसमें एक होता है पत्र लेखन और एक होता है निबंध लेखन। तो पत्र लेखन किस प्रकार के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये 3 तैयार कर लीजिएगा, 100% आपको एक अवश्य देखने को मिलेगा। विद्यालय में रिक्ति के लिए आवेदन पत्र,
नगर पालिका अध्यक्ष के लिए शिकायत पत्र, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। यदि आप इन 4 को तैयार कर लो, 1, 2 और 3, इन 3 को यदि आप तैयार कर लो तो आपको एक परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको कहते हैं कि निबंध लेखन, वैसे तो निबंध लेखन बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने चुनिंदा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। प्रयास किया है कि 1 या 2 या 3 आपको इसमें से सेम देखने को मिलेंगे। 4 भी देखने को मिल सकते हैं। मैंने अधिक संख्या नहीं दी है, फिर भी मैं आपके सामने ये वादा करता हूँ कि लगभग मान के चलो तो 3 निबंध आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। पर्यावरण प्रदूषण या आतंकवाद या विज्ञान वरदान है या अभिशाप, मेरे प्रिय कवि, जो भी आपके कवि हों, कभी नाम भी दे दिया जा सकता है, तुलसीदास या सुमित्रानंदन पंत। यदि नाम ना दिया जाए तो आप लोग अपने मन से किसी भी कवि को अपना प्रिय कवि मान सकते हैं और उनके ऊपर लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, छात्र और अनुशासन, एक दहेज प्रथा। इन निबंधों में से आपको देखने को निबंध अवश्य मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए। हमारी यही कामना है कि परीक्षा में आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। निबंध है और पत्र लेखन है, इसको लिखने का ढंग तैयार करिए जो अच्छे नंबर, पूरे नंबर आपको परीक्षा में मिलें। यही कामना करता हूँ कि इस तैयारी के साथ आप लोग अपने घर, अपने परिवार, अपने विद्यालय, उसके साथ साथ हमारे आपके अपने हिंदी ज्ञान चैनल को प्रोन्नति करें, बढ़ावा दें और अच्छे अंक प्राप्त करके अपना नाम इस क्षेत्र में ही नहीं, इस राज्य में ही नहीं, अपितु इस देश में और विदेशों तक रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।